Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP। So friends, आज का हमारा वीडियो संविधान से रिलेटेड है। संविधान में बात करी जाए तो हम लोग का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिए। पहला चैप्टर भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं और दूसरा चैप्टर मौलिक अधिकार। इन दोनों चैप्टर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी करी। यदि आप चैनल पे नए हैं और हमारे इन दो चैप्टर हुए हैं इनको नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां जाकर एक लाइन से सारे वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी भाग 4 के बारे में पढ़ना है। अब पहले समझते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या। देखिए फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैडम जी हमको पागल बना रही हैं। पागल मत बनाओ, हमने भी पॉलिटी पढ़ रखी है। अगर ये मौलिक अधिकार होते या मूल अधिकार होते तो भाग 3 में रखे जाते, है ना। ये 4 में क्यों रखे गए हैं? और यदि ये मौलिक अधिकार होते तो इनका नाम राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों रखा गया, है ना। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, है ना। तो देखिए, हम आपको पागल नहीं बना रहे। अब समझते हैं मैंने ये क्यों कहा कि ये एक प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। देखिए, जो हमारे सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, कौन? BN राव। इन्होंने कहा कि हमारे संविधान में 2 प्रकार के मौलिक अधिकार रखे जाएं। पहले मौलिक अधिकार वो जो संविधान लागू होने के साथ दिए जाएं, और दूसरे वो जिन्हें संविधान लागू होने के बाद दिया जाएगा। तो आपके दिमाग में आता होगा यदि देना है तो साथ दो, मतलब साथ में दो, बाद में देने का क्या मतलब। ये कौन से स्पेसिफिक मौलिक अधिकार हैं जिन्हें आप बाद में देना चाहते हैं? तो बिल्कुल आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए। अब समझते हैं कि क्यों जो दूसरे टाइप के मौलिक अधिकार हैं, पहले टाइप के तो बोला गया कि संविधान लागू होने के साथ दिए जाएंगे, है ना, और जो दूसरे टाइप के हैं उसमें बोला गया कि लागू होने के बाद दिए जाएंगे। क्यों बोला गया? तो एक्चुअली हमारा जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, ना ही इतना संसाधन था कि जो दूसरे टाइप के हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको उपलब्ध कराया जा सके। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर BN राव ने कहा कि जो दूसरे टाइप के मौलिक अधिकार हैं उनको बाद में दिया जाएगा, है ना, और जो बहुत ज़रूरी हैं उनको तुरंत दिया जाएगा, यानी कि संविधान लागू होने के साथ दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे टाइप के जो हैं वो ज़रूरी नहीं है, वो हमारे लिए ज़रूरी थे। जैसे निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, है ना, शिक्षा का अधिकार हो गया, और जो नशीली चीज़ें हैं, शराब वगैरह हैं, उन पे प्रतिबंध लगाना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी थी। और BN राव क्या सोच रहे थे? यही सोच रहे थे कि इनको हम क्या करेंगे, दूसरी कैटेगरी के मौलिक अधिकार में रख देते हैं, है ना, इनको बाद में लागू करेंगे। अब देखिए, आप सोचिए इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि बाद में लागू करेंगे। देखिए, अब जिसके घर में खाने के लिए नहीं है वो शिक्षा के बारे में बाद में ही तो सोचेगा, है ना। आपने देखा होगा बहुत ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए भी लाले पड़ते हैं ना, उसके लिए भी सोचना पड़ता है। तो उनके यहाँ अगर शिक्षा की बात करे जाए ना तो वो सेकेंडरी ही होगी, है ना, पहले वो खाने की व्यवस्था करेंगे ना। सेम वही चीज़ हमारे देश की थी, है ना। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम सभी को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था दे सकें। और बात करें अगर उसकी शराब वगैरह की, शराब पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया उस टाइम? तो उसका कारण ये था कि जो अंग्रेज़ थे ना, वो हमारे जो भारतीय थे उनको बाल्टी भर भर के शराब पिलाए, और वो क्या कर रहे थे, पी के लुढ़के पड़े थे। अब वो तो चाहते थे ना कि तुम पी के पड़े रहो ताकि हमारा विरोध ना करो, है ना। अगर उसी टाइम, मान लीजिए उसी टाइम क्या किया जाता, शराब पे प्रतिबंध लगा दिया जाता, है ना, मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा जाता और कहा जाता शराब पे प्रतिबंध लगाने के लिए, तो होता क्या, बवाल क्रिएट हो जाता। आप सोचिए, जिसको शराब का नशा चढ़ जाता है उसके सामने देश हित, राष्ट्र हित, ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। देश राष्ट्र हित की बात छोड़ो, सामने कौन सा इंसान है वो भी समझ नहीं आता, है ना।
जो पियक्कड़ लोग हैं उनसे क्या मतलब है ये सारी चीज़ें। इसीलिए जो दूसरे टाइप के हमारे मौलिक अधिकार हैं, यानी जिन्हें क्या कहा गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया, इनको उसी समय लागू नहीं किया गया था, है ना, बाद में लागू किया गया था। इसका कारण समझ में आया कि बाद में क्यों लागू किया गया था। अब देखिए, अब अगर हम समान सिविल संहिता की बात करें, है ना, सभी के लिए एक जैसा कानून, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ये हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग अलग कानून लेके आए, है ना। जबकि जो हमारे BN राव थे उनका कहना था कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो उसके लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर हों, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी के लिए एक जैसा कानून हो। लेकिन अब वहाँ पे ये चीज़ माननी पड़ी भैया, अलग अलग कानून मानना पड़ा। उसका कारण क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो बहुत ही दंगे फसाद हुए थे उस टाइम, है ना, इसको काटो उसको मारो उसको काटो, ये सारी चीज़ें देखकर जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा अगर अभी हम लागू कर देंगे तो बहुत ही दिक्कत खड़ी हो जाएगी। समान सिविल संहिता की बात कर रहे हैं ना, आपने सुना होगा कि अब गवर्नमेंट चाह रही है कि समान सिविल संहिता सभी के लिए एक जैसा कानून लाए, है ना, किसी के लिए अलग नहीं। अब चाह रही है, अब ये चीज़ चाह रही है, लेकिन पहले क्यों नहीं किया गया, आपको समझ में आया ये चीज़ कि जो भी हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा यदि अभी लागू कर देंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना, समस्या खड़ी हो जाएगी। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर BN राव ने सलाह दिया कि जो दूसरे टाइप के मौलिक अधिकार हैं उनको बाद में दिया जाएगा, है ना, और जो पहले टाइप के मौलिक अधिकार हैं जो पहले कैटेगरी में रखे गए हैं उनको संविधान लागू होने के साथ दिया जाएगा, और दूसरे टाइप के जो हैं दूसरे कैटेगरी के उनको बाद में ही दिया जाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आए, है ना, कि क्या कारण है इनको पहला और दूसरा टाइप कैटेगरी क्यों डिवाइड किया गया, है ना। तो देखिए, अब इन्होंने सलाह दिया कि इनको बाद में रखा जाएगा, तो जो और भी संविधान निर्माता थे उनकी सलाह को माने, कहा ठीक है हम बाद में इसको लागू करते हैं। तो DPSP क्या है, एक प्रकार के मौलिक अधिकार ही हैं जिन्हें BN राव ने दूसरी कैटेगरी में रखा, है ना। दूसरी कैटेगरी समझ पा रहे हैं, दूसरी कैटेगरी का मतलब भाग 4 में क्यों रखा गया ये अभी बताएंगे। अभी ये समझ लीजिए कि क्यों तुरंत नहीं लागू किया गया था, है ना। अब देखिए इनको जब संविधान लागू हो गया उसके बाद इनको कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में नाम नहीं दिया गया। ये क्यों नहीं दिया गया, देखिए इसके लिए जो भीमराव अंबेडकर थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको सौंपा गया कि आप इस चीज़ से रिलेटेड सुझाव दीजिए कि इनको रखा कहाँ जाए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने सुझाव दिया और कहा भाई साहब इनको हम क्या करते हैं कि जो मौलिक अधिकार है ना भाग 3 में उसके जस्ट कैटेगरी जो 1 में मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में उनके जस्ट नीचे इनको रख देते हैं भाग 4 में, है ना, और भाग 4 में रख के इनको राज्य की मंशा पर छोड़ देते हैं, मतलब राज्य की इच्छा पर छोड़ देते हैं। कहने का मतलब यदि स्टेट के पास जो भी राज्य सरकार है यदि उसके पास संसाधन है, पैसा है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं तो वो जो भी चीज़ देना चाहती है जनता को वो दे, यदि ना उपलब्ध हो ना हो तो ना दे, है ना। और इसके लिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ना जाए। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को। उन्होंने सुझाव दिया कि इसको कहाँ रखा जाए, भाग 4 में रखा जाए, है ना, भाग 4 में रख दिया जाए और भाग 4 में रख के राज्य की मंशा पर छोड़ दिया जाए। कहने का मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप ना कर सके। समझ पा रहे हैं क्यों। अब देखिए ऐसा क्यों कहा गया। अब मान लीजिए अनुच्छेद 41 में पेंशन की व्यवस्था की बात कही गई है ना, और जो पेंशन वगैरह इसको भाग 3 में रख दिया जाता है यानी मौलिक अधिकार में। और मौलिक अधिकार क्या है हमारे, किसी की औकात नहीं कि हमसे छीन सके। अगर कोई छीनता है तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 इनका प्रयोग करके हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए जो पेंशन है इसको कहाँ रखा गया, मौलिक अधिकार में रखा गया, और मौलिक अधिकार में रखा गया और किसी की पेंशन बंद कर दी गई तो वो इंसान क्या करेगा, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में ठाठ के साथ खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमसे कोई नहीं छीन सकता, हम इसे लेके रहेंगे। अब लो
सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा भैया, परमादेश जारी करेगा। अब परमादेश का मतलब क्या होता है, तो मैंने अनुच्छेद 32 में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है। रीट का मतलब आदेश जारी करता है ना, जिसमें दूसरे टाइप का जो रीट है उसका नाम है परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है, जब कोई भी पब्लिक ड्यूटी करने वाला, पब्लिक ड्यूटी मतलब सरकारी कर्मचारी, ठीक है, कोई भी पब्लिक ड्यूटी करने वाला व्यक्ति अपने कार्यों का निर्वहन अच्छे ढंग से नहीं करता है, तो उसके जो भी कार्य हैं उसको मनवाने के लिए, अच्छे से निर्वहन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करता है, जिसका नाम है क्या, परमादेश नाम है। परमादेश आपको समझ में आया। अब हम समझ रहे थे कि वो जो व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा और ठाट के साथ खड़ा होकर कहेगा कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, आप हमसे नहीं छीन सकते, हमें ये दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उधर से परमादेश जारी कर देगा और कहेगा सरकार से कि आप इसका मौलिक अधिकार आप नहीं छीन सकते, आपको देना पड़ेगा। अब लो, सरकार पगला जाएगी, यहाँ घर में खाने के लिए नहीं है और सबको पेंशन बांटे, है ना, समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इनको भाग 4 में रखा गया और कहा गया कि अगर सरकार चाहे तो देगी और ना चाहे तो नहीं देगी। आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ टुकुर टुकुर देखते रहो, मिल जाए तो खा लो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर केटी शाह ने इसे एक चेक के समान कहा। कहने का मतलब क्या है कि केटी शाह ने क्या कहा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी जो डीपीएसपी हैं, वो ये उस चेक के समान है जिसे हम काट तो सकते हैं, लेकिन जो बैंक है वो क्या करेगी, अपनी इच्छानुसार पैसा देगी। अब जनरली देखा जाए तो क्या होता है, अगर हमने चेक काटा तो बैंक को पैसा देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर केटी शाह ने डीपीएसपी को क्या कहा कि ये उस चेक के समान है जिसे हम काट तो सकते हैं, है ना। कहने का मतलब हमारा मौलिक अधिकार तो है, लेकिन बैंक क्या करेगी, अपने इच्छानुसार पैसा देगी। कहने का मतलब सरकार चाहे तो दे और चाहे तो ना दे, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, टुकुर टुकुर देखो खाली। समझ आया। तो केटी शाह ने क्या कहा, इसे चेक के समान कहा। आपको ये चीज़ समझ में आई कि ये संविधान लागू होने के तुरंत क्यों नहीं दिए गए, है ना, बाद में क्यों दिए गए, ठीक है। और दूसरी चीज़, इनको भाग 4 में क्यों रखा गया, है ना। अब आगे समझते हैं। देखिए, इन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों बोला गया, ये तो समझ में आ गया कि इनको तुरंत क्यों नहीं दिया गया, भाग 4 में क्यों रखा गया, है ना। पेंशन का एग्जाम्पल देख के मैंने बता दिया। अब देखिए, इनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व नाम क्यों दिया गया। पहले तो चीज़ कि राज्य पे इनको डिपेंड किया गया, है ना। दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी चीज़ क्या है, कहा गया कि जो भी स्टेट है वो जो भी कानून बनाएगी, जिस स्टेट से रिलेटेड, वहाँ के तत्वों को ध्यान में रख कर बनाएगी, इसलिए इसको क्या कहा गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समझ आया आपको कि नाम क्यों रखा गया, चौथे भाग में क्यों रखा गया, 3 में क्यों नहीं रखा गया, संविधान के जस्ट क्यों नहीं लागू किया गया। अब आगे बात करते हैं। देखिए, आगे बात आती है भीमराव अम्बेडकर की। अब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, तो देखिए, भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जो भाग 4 है ना, इसमें बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, है ना, जैसे निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हो गई, है ना, और वृद्ध लोग हैं उनके लिए पेंशन की बात कही गई है। यदि आप बिना पढ़े लिखे बूढ़े हो गए और आपको पढ़ने का मन कर रहा है तो आप वृद्धा स्कूल खोल सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए वृद्धा मतलब यही जो है इसको कहाँ रख दिया जाता, मौलिक अधिकार में रख दिया जाता, भाग 3 में, तब क्या होता, यहाँ जवान जो है उनको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है और सारे बुढ़वा आ जाएंगे पढ़ने के लिए, तब क्या होगा, समस्या खड़ी हो जाएगी ना। इसीलिए इनको भाग 4 में रखा गया, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जो ये भाग 4 है ना, इसको ध्यान से देखा, अच्छा, और रात भर सोचा, और सोचने के बाद सुबह कहा कि जो भाग 4 है ना, इसमें जो बातें कही गई हैं ना, ये जो भी राज्य सरकार है ना, उसको लोक कल्याण के लिए मजबूर करेगी,
है ना। अब लोक कल्याण के लिए मजबूर करेगी तो कैसे करेगी लोक कल्याण, तो वो करेगी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करके। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो सामाजिक का मतलब होता है जो ऊंच नीच की भावना है, यानी जो पिछड़े लोग हैं उनको थोड़ी छूट दे दी जाए ताकि समाज ये ऊंच नीच की जो भावना है ना ये ना रहे, बराबर रहे। दूसरी बात क्या कही गई, आर्थिक, यानी जो लोग गरीब हैं उनको आर्थिक मदद दी जाए। जैसे आपने देखा ही होगा राशन वगैरह, जो गरीब लोग हैं उनको 2 रुपये किलो मिलता है, जो अमीर है उनको क्या 2 रुपये किलो मिलता है, नहीं मिलता है ना। तो जो भीमराव अंबेडकर ने बात कही वो उन्होंने ये कहा कि जो लोक कल्याण यानी कि जो भाग 4 है ये लोक कल्याण करने के लिए है। सरकार क्या करेगी, लोक कल्याण करेगी जनता का, है ना, यानी जनता का कल्याण करेगी। और किस प्रकार करेगी, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करके, है ना। इन्होंने कहा कि ठीक है अभी हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं, जब हमारे पास संसाधन हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसे उपलब्ध करा देंगे। और आपने देखा ही होगा जो अनुच्छेद 45 में शिक्षा का अधिकार था, उसे जब हमारे पास वो पैसे हो गए, है ना, संसाधन हो गए, तो जो अनुच्छेद 45 में शिक्षा की बात कही गई थी उसको 46वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21 के काम में जोड़ा गया है ना, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। सो यही बात यहाँ पे कही जा रही। तो आपको DPSP समझ में आ गया होगा। और भीमराव अंबेडकर ने कितने प्रकार के लोकतंत्र की बात कही है, 2 प्रकार की, कौन कौन से, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात कही है ना। तो DPSP क्या है, DPSP एक प्रकार के मौलिक अधिकार हैं जिन्हें भाग 4 के अंतर्गत रखा गया और कहा गया कि यदि सरकार चाहे, यानी सरकार के पास अगर पैसे होंगे, मतलब सारी व्यवस्था होगी तो आपको देगी, और नहीं होगी तो नहीं देगी। आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा ही होगा कि जब अखिलेश की सरकार थी तो पेंशन व्यवस्था थी, है ना, वृद्धों के लिए 500 रुपये दिए जाते थे पर मंथ, है ना। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई, योगी जी की सरकार आई, पेंशन खत्म, है ना। कोई कुछ कर पाया, कोई सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, कुछ नहीं कर पाया, है ना। इसीलिए क्योंकि जो पेंशन की व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, DPSP के अंतर्गत है। और इसमें क्या है कि राज्य चाहे, यानी राज्य के पास अगर चीज़ें हैं, उपलब्ध हैं, सारी चीज़ें हैं तो आपको देगी, और नहीं है तो नहीं देगी। आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, है ना। जबकि भाग 3 में क्या है कि अगर कोई थोड़ा सा भी छीन रहा है, मतलब पूरे तो बात छोड़ो, अगर थोड़ा भी छीन रहा है ना तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किसी की औकात नहीं कि हमसे छीन सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको समझ में आया कि जो BN राव ने 2 टाइप के मौलिक अधिकार बताए थे, 2 कैटेगरी में डिवाइड किए, उनको बाद में कैटेगरी में ना रखकर भाग 3 के जस्ट रखा गया। जो पहली कैटेगरी के मौलिक अधिकार थे उनको भाग 3 में रखा गया, जिनका नाम क्या कहा गया, मौलिक अधिकार कहा गया, ठीक है, जो कि 12 से 35 के अंतर्गत हैं। और जो दूसरे प्रकार के मौलिक अधिकार हैं उनको कहाँ रखा गया, भाग 4 में रखा गया, जस्ट नीचे ही रखा गया, इसीलिए, है ना। और जस्ट नीचे रखा गया, और वो है कौन से, तो वो हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंग्लिश में ये है, शॉर्ट में DPSP बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, दो प्रकार के लोकतंत्र की बात कही है, कौन सा, सामाजिक आर्थिक। KT शाह ने क्या कहा, DPSP को चेक के समान कहा। भीमराव अंबेडकर ने बात क्या कही थी, 2 प्रकार के मौलिक अधिकार की बात कही थी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम पढ़ते हैं DPSP होता क्या है, ठीक है। ये तो समझ लिया DPSP होता क्या है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस भाग में है, भाग 4 में। कहाँ से लाए गए, आयरलैंड से लाए गए। 2 चीज़ें यहाँ पे दिमाग में रखना है। पहले किस भाग में है, भाग 4। कहाँ से लाए गए, आयरलैंड से लाए गए। अब देखिए UPSC में क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि ठीक है हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें DPSP आयरलैंड से लाया गया, तो आयरलैंड से आयरलैंड है कहाँ से लाया DPSP को। अब लो, तो आयरलैंड DPSP को स्पेन से लाया। कहाँ से लाया, स्पेन से लाया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है ना कि स्पेन कहाँ से लाया DPSP को, तब तो आप खोजते फिरो,
है ना, देखते फिरो भाई, ढूंढते फिरो कहाँ से कौन लाया, है ना। लेकिन आपको बता दूं कि स्पेन ने इसे खुद बनाया था, ठीक है, ये कहीं से लाया नहीं था। लेकिन जो हमारा भारतीय संविधान में DPSP हैं वो कहाँ से लाए गए, तो आयरलैंड से लाए गए, और आयरलैंड कहाँ से लाया, तो स्पेन से लाया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो भी अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो वो है 36 से 51। अब हम 36 से लेके 51 तक की सारी बातें करते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कहा गया। एक और चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस पे लागू होते हैं, वे किसी व्यक्ति पर लागू होते हैं या राज्य सरकार पे, तो ये राज्य पर लागू होते हैं, किसी व्यक्ति पर नहीं लागू होते हैं। क्या हम यहाँ पे फोर्स कर सकते हैं, ज़बरदस्ती कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, राज्य की इच्छा पर है ये चीज़, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद मैंने बताया 36 से 51 तक है। अब अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा की बात कही गई। अब यहाँ पे राज्य की परिभाषा का मतलब क्या हुआ, देखिए जब हम लोगों ने मौलिक अधिकार पढ़ा था तो वहाँ हमने बताया था कि यहाँ पे राज्य का मतलब कोई भी स्पेशल पर्टिकुलर कोई राज्य नहीं है, ठीक है। यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, ये सारे राज्य की बात नहीं करी गई। यहाँ पे राज्य का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी लोकल अथॉरिटी हैं। कहने का मतलब क्या है हमारा, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर स्टेट का मतलब वो है, यानी स्टेट वो कहलाएंगे जिनका एक पर्टिकुलर एरिया हो, है ना, जो अपने नियम कानून खुद बनाते हों और जो पैसे से खुद आत्मनिर्भर हों, है ना, उनके अपने कर्मचारी हों, वो अपना कानून खुद बनाते हों, पैसे से आत्मनिर्भर हो, उनका एक क्राइटेरिया हो, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे स्टेट। स्टेट का मतलब समझ में आया। यहाँ पे राज्य का मतलब क्या है। अब इसके अंतर्गत अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उसका भी अपना क्राइटेरिया है, वो भी अपने नियम कानून खुद बनाती है, पैसे के लिए आत्मनिर्भर तो है ही। दूसरी बात करें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी यही चीज़, समझ पा रहे हैं आप। अब लोकल अथॉरिटी में तो जैसे बिजली विभाग हो गया, है ना, बिजली विभाग का भी तो अपना एक क्राइटेरिया है, वो अपने नियम कानून खुद बनाता है ना, उसके अपने कर्मचारी हैं, उसका अपना क्राइटेरिया है, पैसे के लिए वो आत्मनिर्भर है, सारी चीज़ें हैं ना। लोकल अथॉरिटी में ये हो गया। दूसरी चीज़ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। तो समझ में आया आपको। यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टेट का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, उनकी बात कही गई है, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि जो भी ये सारी चीज़ें, यानी जो भी राज्य है, यानी जो स्टेट है, अब स्टेट का मतलब समझ में आया ना कि यहाँ पे पर्टिकुलर किसी स्टेट की बात नहीं की जा रही, ठीक है। यहाँ पे कहा गया जो भी स्टेट है, जो भी नियम कानून बनाएगी वो जिस स्टेट के लिए बना रही है ना, उसके जो भी तत्व हैं उनको ध्यान में रख कर बनाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया। समझ में आया आपको। अब देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि राज्य की परिभाषा का मतलब यहाँ पर क्या है। हम लोगों ने राज्य की परिभाषा कहाँ कहाँ पढ़ा है, दो जगह। एक है अनुच्छेद 12, वहाँ पर भी राज्य की परिभाषा की बात करी गई है, और एक है अनुच्छेद 36। यही दो अनुच्छेद हैं जहाँ पर राज्य की बात करी गई है, ठीक है। और राज्य का मतलब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर राज्य नहीं है। राज्य का मतलब मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 36 में क्या, अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया। तो अनुच्छेद 37 में कहा गया कि न्यायालय में प्रवर्तनीय एवं वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये है, प्रवर्तनीय का मतलब होता है इन्फोर्समेंट, यानी हम मतलब कि फोर्स नहीं कर सकते कि ये मौलिक अधिकार है हमारा, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता, है ना। मैंने बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य जो भी स्टेट है उस पर डिपेंड करता है ना। वो चाहे तो दे और ना चाहे तो ना दे, समझ सकते हैं आप। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चाहे तो दे और चाहे तो ना दे, हम कुछ नहीं कर सकते। वही चीज़ यहाँ पे कही गई, प्रवर्तनीय का मतलब हम फोर्स नहीं कर सकते। हमें बेशक प्राप्त है, हमारे मौलिक अधिकार बेशक है, लेकिन हम फोर्स नहीं कर सकते। आपको समझ में आया कि प्रवर्तनीय का मतलब क्या हुआ। आगे लिखा है वाद योग्य, यानी हम मुकदमा भी नहीं कर सकते। ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अनुच्छेद 37 कहता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें जो जो चीज़ें हैं, जो जो बातें कही गई हैं ना, अगर वो
हमें नहीं दी जा रही हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। यानी यहाँ पर ये चीज़ राज्य के मंशा पर डिपेंड है। राज्य चाहे तो दे और ना चाहे तो ना दे, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये बात करेगा किसकी, देने की, यानी कि जो डीपीएसपी है ना, इसमें बात क्या कही गई, क्या क्या बातें कही गई हैं, देने के लिए क्या कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 36 में क्या कहा कि भाई ध्यान रखेंगे आप, स्टेट जो भी कानून बनाएगी। और 37 में क्या कहा, पहले ही धमका दिया कि देखिए भाई साहब, जो क्या क्या देंगे क्या नहीं देंगे वो तो बाद की बात है, पहले कान खोल कर सुन लो। हम दें और चाहे ना दें, तुम कुछ कर नहीं सकते। पहले ही धमका दिया 37 में ही, और उसके बाद कह रहा कि हम देंगे क्या क्या, है ना। तो समझ रहे हैं, पहले ही धमका दिया, बता रहा कि हम देंगे क्या। तो देखते हैं अब इसमें क्या क्या चीज़ें देने की बात कही है। अब अनुच्छेद जो 38 है उसमें क्या कहा गया। अनुच्छेद 38 कहता है अनुच्छेद 38, हाँ ये अनुच्छेद 38 जो है, अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया, लोक कल्याण की अभिवृत्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये डीपीएसपी हैं ये क्या करेंगे कि जो भी जनता है ना उसका कल्याण करेंगे। अब किस प्रकार कल्याण करेंगे, तो कल्याण किस प्रकार करेंगे, सामाजिक रूप से करेंगे, आर्थिक रूप से करेंगे और राजनैतिक न्याय देकर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो कल्याण करने की बात कही गई है अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय देकर क्या करेगी, जनता का कल्याण करेगी। कौन, जो भी स्टेट होगी। अब देखिए यहीं पर अब एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का मतलब क्या हुआ। सामाजिक रूप से मतलब जो लोग पिछड़े हैं उनको छूट दे दो ताकि समाज बराबर हो जाए, ऊंच नीच की भेद भावना ना रहे, है ना। इसी के अंतर्गत क्या आएगा, आरक्षण आएगा। आगे बात करते हैं आर्थिक का मतलब, जो लोग गरीब हैं उनको 2 रुपये किलो राशन दे दो, दिया ही जाता है ना। जो अमीर है उनको तो नहीं दिया जाता ना, तो आर्थिक न्याय देकर। आगे राजनैतिक का मतलब क्या है, राजनैतिक का मतलब है कोई स्पेशल कैटेगरी के लोग ही सिर्फ राजनीति में ना आए, सभी लोग को ये समानता दी जाए, सभी लोग को ये अधिकार दिया जाए, वो किसी भी कैटेगरी से हो वो राजनीति में आ सकता है। और आपने देखा होगा कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, सभी राजनीति में आ सकते हैं, है ना। तो किस प्रकार करेगी जनता का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देकर। अब देखिए यहीं पर एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया और कहा कि ये बताइए जो डीपीएसपी है वो कितने प्रकार के न्याय की बात करता है। तो कितने प्रकार के न्याय की बात करता है, 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि जो डीपीएसपी है वो कितने प्रकार के लोकतंत्र की बात करता है। तो लोकतंत्र 2 ही हैं। कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पे बताया कि सामाजिक और आर्थिक। लोकतंत्र कितने हैं, 2 हैं। और न्याय की बात करी जाए तो 3 हैं। लोकतंत्र कौन कौन से 2 हैं, सामाजिक और आर्थिक, है ना। और न्याय की बात करी जाए सामाजिक, आर्थिक और साथ में हमें कौन सा चाहिए, राजनीतिक भी चाहिए, है ना। तभी तो समाज बराबर रहेगा, है ना। मान लीजिए अब किसी को किसी स्पेशल कैटेगरी को दे दिया जाएगा तो समाज क्या बराबर हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, है ना। तो यही सारी चीज़ें 38 में कही गई कि लोक कल्याण की अभिवृत्ति करेगा। और किस प्रकार करेगा, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देकर। समझ में आया, यहाँ पे राजनीतिक न्याय भी जोड़ा गया। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया। देखिए अनुच्छेद 39 में कहा गया स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई फिजिक्स टीचर है, वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों फिजिक्स के टीचर हैं, है ना। तो दोनों को जो वेतन दिया जाएगा ना वो समान दिया जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग सैलरी जो है वो वेरी कर सकती है, किसी की ज़्यादा और किसी की कम होगी। अब आप मान लीजिए कोई ड्राइंग का टीचर है ना, और कोई केमिस्ट्री का टीचर है, और ड्राइंग का जो टीचर है वो लाल बैगन, पीला बैगन, नीला बैगन, लंबा बैगन, काला बैगन बना रहा, और वहाँ
केमिस्ट्री की बात करी जाए तो वहाँ पे दूसरी बात है भैया, वहाँ और ड्राइंग दोनों में अंतर है ना। तब वहाँ आप ये नहीं कह सकते भैया कार्य तो समान ही है, यहाँ पे समान वेतन मिलना चाहिए, यहाँ पे समान वेतन नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सैलरी है वो क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है। भाई ड्राइंग और केमिस्ट्री दोनों में अंतर है ना, तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पे क्या कहा गया, अगर मेल स्त्री और पुरुष की बात कही गई है, किसी कोई एक काम वही दोनों कर रहे हैं तो वहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, वहाँ पर दोनों को वेतन समान दिया जाएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 39 के काम में क्या कहा गया। अब जहाँ पर ये काखा गागा है ना, तुरंत दिमाग में ले आना, अच्छा ये बाद में जोड़े गए, ये सब बाद में जोड़े गए। जहाँ पर काखा गागा है कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 39 का जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। तो समान न्याय इतना नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब क्या है। तो देखिए निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब है कि फ्री में कानूनी शिक्षा देगी सरकार। जो भी सरकार का कर्मचारी है वो क्या करेगा, फ्री में तुम्हें निःशुल्क कानूनी सहायता देगा, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपका खेत किसी ने जोत लिया है ना, आप कहाँ जाते हैं, थाने जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी पुलिस होगी, जो भी कर्मचारी होगा सरकारी, आप उसको अपनी बात बताएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि आपसे पैसा लेकर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मतलब कहेगा ना ठीक है आप ये कागज़ ले आइए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना। अगर वो ईमानदार है तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वरना वो क्या करेगा, सोचेगा यही ज़रिया है हमें पैसा निकालने का। समझ पा रहे हैं। अब गवर्नमेंट तो जाएगी नहीं सबके घर में ढूंढने कि कौन सही से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कोई निःशुल्क विधिक सहायता दे रहा है या नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट तो करेगी नहीं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अगर आप सलाह लेने गए हैं, तो निःशुल्क सलाह लेने गए हैं किसी भी पुलिस के पास, वो आपको देगी। यदि नहीं दे रही है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, समझ रहे हैं। क्योंकि पहले ही यहाँ पर अनुच्छेद 37 जो है उसमें ही धमका दिया गया कि भाई साहब हम करें चाहे ना करें, आप कोर्ट नहीं आ सकते, है ना। तो समझ रहे हैं यहाँ पे बात कही गई है, निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है, लेकिन अगर नहीं दे रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं, आगे अनुच्छेद 40 की बात करते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया, ग्राम पंचायतों का गठन। अब यहाँ पर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में बवाल हो गया। बवाल क्या मतलब, बवाल किस चीज़ को लेकर हुआ, तो देखिए जो भीमराव अंबेडकर थे वो उनका कहना था कि ग्राम पंचायत, गांव में ग्राम पंचायत नहीं होगी, है ना। और जो महात्मा गांधी थे उनका कहना था कि होगी। अब जो भीमराव अंबेडकर थे वो क्यों कह रहे थे, तो उनका मानना था कि अगर गांव में हम ग्राम पंचायत का गठन कर देंगे तो जो मुखिया वगैरह है ना, जो भी पैसा आएगा ऊपर से वो उसको खा जाएंगे, है ना। और जो जनता होगी उसके पास पैसा वैसा कुछ पहुंचेगा नहीं। जबकि महात्मा गांधी का कहना था कि ठीक है मानते हैं आपकी बात कि अगर ऊपर से पैसा आया वो खा जाएगा, वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन मान लीजिए 100 रुपये ऊपर से आया, है ना, और जो भी ग्राम पंचायत का मुखिया है वहाँ पर ऊपर से खाते खाते वहाँ तक कितना 50 रुपये पहुँचा, और मुखिया ने 30 रुपये रख लिया तो 20 रुपये जनता को दिया। तो 30 रुपये रखने के बाद जो बचा 20 रुपये वो तो जनता को दिया। कहने का मतलब इनका क्या था, कुछ तो पहुंचा जनता में। आप तो कह रहे हैं दो ही ना, तो आपका मतलब क्या हुआ, मतलब कुछ भी ना दिया जाए उनको, है ना। तो इसलिए गांधी जी का कहना था कि ग्राम पंचायत होगी, और जो भीमराव अंबेडकर थे उनका कहना था कि नहीं होगी। अब इन दोनों लोगों में